हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 90 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का। एंड इस सीरीज़ में हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। साथ में हम एक फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एट द एंड भी डिस्कस करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी किस मटेरियल की होती है? ठीक है, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें हीट को कंडक्ट करने की एबिलिटी किस में सबसे हाईएस्ट रहेगी। तो ये आपकी रहती है कॉपर में। गिवन ऑप्शंस में से कॉपर में हाईएस्ट रहेगी, स्टील, डायटोमाइट एंड स्टेनलेस स्टील इनमें कम रहती है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो जो आपका जनरल ऑर्डर रहता है थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, तो इसमें सबसे हाईएस्ट जो है वो आपकी नॉन मेटेलिक क्रिस्टल्स की रहती है। नॉन मेटेलिक क्रिस्टल्स इनकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो हाईएस्ट रहती है। देन इसके बाद आपके प्योर मेटल्स आते हैं। प्योर मेटल्स के बाद में अलॉयज़ रहेंगे। ठीक है, अलॉयज़ के बाद नॉन मेटेलिक सॉलिड्स रहेंगे। एंड नॉन मेटेलिक सॉलिड्स के बाद में आपके लिक्विड्स रहते हैं। ठीक है, एंड लिक्विड्स के बाद में अगर आप जाएंगे तो लिक्विड्स के बाद में आपके इंसुलेटर्स एंड सबसे कम आपकी रहती है गैसेस की। ठीक है, गैसेस की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम रहती है। यहीं पे अगर पर्टिकुलर मटेरियल की बात की जाए सो डायमंड जो है, डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी हाईएस्ट रहती है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2300 के अराउंड जो है वो रहती है। ठीक है, इससे कम बात करूं तो स्टील जो सिल्वर जो है, सिल्वर की कंडक्टिविटी आपकी 428 के अराउंड रहेगी। वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। देन आता है आपका कॉपर। कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी 401 रहती है। गोल्ड की कंडक्टिविटी 317। देन आता है आपका एलुमिनियम। एलुमिनियम की रहती है 237। देन ब्रास की थर्मल कंडक्टिविटी 109। ब्रास के बाद आपका आयरन रहेगा। आयरन की इससे भी कम होती है 79.5 के अराउंड। देन आयरन के बाद में अगर मैं स्टील की बात करूं तो स्टील की आपकी रहती है 50.2। एंड एयर की बात करूं तो एयर की आपकी रहती है 0.024। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनके प्रीवियसली पूछे गए हैं। इनमें से ही मोस्टली जो पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको ऊपर की जो है वो गिवन ऑप्शंस में से हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी रहती है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डैश प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, इनमें से किस प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है पूरे प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस रहता है आइसोथर्मिक प्रोसेस। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, आइसोथर्मिक में आपका टेम्परेचर जो है वो पूरे प्रोसेस में सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहीं पे अगर आइसोटोनिक की बात करूं सो आइसोटोनिक जो है वो स्पेसिफिकली सॉल्यूशंस के केस में यूज़ होता है। एंड ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम रहता है। ठीक है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सेम है दो लिक्विड्स का, सो देन दे आर द आइसोटोनिक टू ईच अदर। ठीक है, देन बात करूं आइसोकोरिक की। ठीक है, आइसोकोरिक हम कब कहेंगे? सो आइसोकोरिक के केस में आपकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू द प्रोसेस। ठीक है, इसमें वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट रहती है। टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो इसमें चेंज होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो आपका चेंज होगा। यहीं पे अगर मैं बात करूं आइसोवेरिक की, सो आइसोवेरिक में आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आइसोवेरिक में प्रेशर इज कांस्टेंट लेकिन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ये दोनों चेंज होते हैं। ठीक है, सो ये आपकी कंडीशन जो है वो इनमें रहती हैं। सो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स ऑफ 1945 शेड्यूल डैश गिव्स स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स। ठीक है, अम्बिलिकल टेप्स के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो किस शेड्यूल के अंडर दिए गए हैं? सो दीज आर गिवन अंडर शेड्यूल F3। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। यहीं पे अगर मैं बात करूं शेड्यूल M2 की, तो शेड्यूल M2 में आपकी
कॉस्मेटिक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग रहती है, सो कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी फैक्ट्री प्रीमिसेस की रिक्वायरमेंट रहती हैं वो आपकी शेड्यूल M2 में आती हैं। यहीं पे शेड्यूल M3 की बात करूं तो इसमें आपके मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो आपके रहते हैं। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री प्रीमिसेस रिक्वायरमेंट जो है वो शेड्यूल M3 में रहती हैं। देन शेड्यूल F2 की बात करूं तो शेड्यूल F2 में आपके स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं किसके लिए? सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए। ठीक है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए जो है वो आपके स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं शेड्यूल F2 में। इसके अलावा कुछ शेड्यूल्स देख लेते हैं जिनका रिपीटेडली क्वेश्चन जिन पे पूछे जाते हैं। एक आपका रहता है शेड्यूल FF। ठीक है, सो ये आपका ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इसमें दिए गए हैं। देन बात करूं शेड्यूल G की, तो शेड्यूल G में ऐसे ड्रग्स जो कि मेडिकल सुपरविज़न में ही लिए जा सकते हैं, मेडिकल सुपरविज़न में, वो आपके शेड्यूल G में आते हैं। देन आता है आपका शेड्यूल H। काफ़ी बार शेड्यूल H के बारे में पूछा जाता है, तो इसमें आपके प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो हैं वो आते हैं। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की लिस्ट जो है वो आपकी शेड्यूल H में आती है। देन शेड्यूल J की बात करूं तो शेड्यूल J जो है इसमें उन डिजीज़ की लिस्ट दी गई है जिनको ड्रग की हेल्प से ट्रीट नहीं किया जाता है। ठीक है, ड्रग की हेल्प से ट्रीट नहीं किया जा सकता है, वो आपके शेड्यूल J में आते हैं। यहीं पे इम्पॉर्टेंटली शेड्यूल M के बारे में बात करूं तो शेड्यूल M में आपकी GMP गाइडलाइंस जो आती हैं, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गाइडलाइंस, तो वो आपकी शेड्यूल M में आती हैं। सो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट शेड्यूल हैं, इनको भी आप याद रख सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैटी बेस यूज्ड इन सपोजिटरी बेसिस। तो सपोजिटरी बेसिस में कौन सा फैटी बेस जो है वो यूज़ होता है? सो सपोजिटरी बेसिस में जो आपके ओलिजिनस एंड फैटी बेसिस रहते हैं उसमें आपका एक कोकोआ वाटर आ जाता है। कोकोआ वाटर इसमें रहता है जिसको थियोब्रोमा ऑयल कहा जाता है, इसे थियोब्रोमा ऑयल जो है वो कहा जाता है। दूसरा आपका सिंथेटिक ट्राइग्लिसराइड्स मिक्सचर इसमें रहते हैं, सिंथेटिक ट्राइग्लिसराइड्स मिक्सचर्स जो हैं वो आपके इसमें रहते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा थियोब्रोमा ऑयल, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसी में अगर मैं अदर बेसिस की बात करूं सपोजिटरी बेसिस में, सो इसमें एक टाइप आपका आता है एक्वस बेस। ठीक है, एक्वस बेस में आपके डिफरेंट एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि आपका ग्लिसरेटेड जेलेटिन आ जाएगा, ग्लिसरेटेड जेलेटिन। देन सोप ग्लिसरिन। ठीक है, सोप ग्लिसरिन इसमें आपका रहेगा। देन मैक्रोगोल। ठीक है, मैक्रोगोल इसमें रहता है, एंड मैक्रोगोल को कार्बोबैक्स या फिर PEG, ठीक है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, इन नामों से भी जाना जाता है। इसके अल्टरनेटिव नाम के ऊपर इस टाइप से क्वेश्चन भी बनता है। देन दूसरा एक बेस आता है सपोजिटरी बेसिस में, इमल्सीफाइंग बेस। कौन सा रहेगा? इमल्सीफाइंग बेस, जो कि आपका वाटर डिस्पर्सिबल बेस रहता है। इसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा मासा एस्टेरिनम, मासा एस्टेरिनम इसमें रहेगा, बिटेप्सोल रहेगा, एंड मासूपोल रहेगा। ठीक है, एंड मासूपोल। ठीक है, ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपके इमल्सिफाइंग बेसिस के हैं। सो ये तीन मेन टाइप्स के आपके सपोजिटरी बेसिस हैं जो कि सपोजिटरीज में यूज़ किए जाते हैं। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोलॉइड मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सो कोलॉइड मिल जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे इम्पैक्ट ऑप्शन दिया गया है होमोजेनाइजेशन, कटिंग। सो बेसिकली जो कोलॉइड मिल है वो आपकी वर्क करती है एट्रिशन प्रिंसिपल पे, एंड एट्रिशन जो है वो आपका समवट रिलेटेड होता है कंप्रेशन के साथ में। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस कंप्रेशन जो है वो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का रहेगा। अभी कुछ अदर इक्विपमेंट्स के बारे में देख लेते हैं, वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आता है एक कटर मिल। ठीक है, इसका प्रिंसिपल काफ़ी सिंपल है, नाम से ही क्लियर है, कटर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कटिंग, कटिंग प्रिंसिपल पे ये काम करता है। दूसरा आता है आपका रोलर मिल। ठीक है, रोलर मिल ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन। देन आता है आपका हैमर मिल।
ठीक है, हैमर मिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे ही बनता है। तो हैमर मिल जो है वो आपका इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे काम करता है। देन आता है आपका वॉल मिल, ठीक है, आता है आपका वॉल मिल। वॉल मिल जो है वो आपका इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ठीक है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन इन दोनों प्रिंसिपल्स पे काम करता है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका रहता है फ्लूइड एनर्जी मिल, ठीक, कौन सा रहता है, फ्लूइड एनर्जी मिल। ये भी आपका जो है वो इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट मिल्स हैं एंड उनके वर्किंग प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीटेडली देखा गया है, बार बार इस पर्टिकुलर टॉपिक से एमसीक्यू क्वेश्चंस। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ ट्रिप्टोफैन कैटाबोलिज्म इज कॉल्ड। तो ट्रिप्टोफैन कैटाबोलिज्म का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कौन सा रहेगा? तो ये डिसऑर्डर आपका रहता है हार्टनप्स डिजीज़। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। हार्टनप डिजीज़ की बात करूं तो इसको न्यूट्रल अमाइनो एसिड यूरिया, ठीक है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड यूरिया भी हार्टनप डिजीज़ को कहा जाता है। इस पर्टिकुलर डिजीज़ में होता क्या है, इसमें जो भी हमारे न्यूट्रल अमाइनो एसिड होते हैं जैसे कि ट्रिप्टोफैन हो गया, ठीक है, ट्रिप्टोफैन हो गया, एलानिन हो गया, सेरिन हो गया, या फिर थ्रियोनिन हो गया, या फिर वेलिन हो गया। तो ये जो भी डिफरेंट आपके न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं इनकी अब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइनल एंड रीनल एपिथेलियल सेल्स जो है वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ जो है वो राइज होता है, दैट इज़ नोन एज हार्टनप्स डिजीज़। तो इसमें ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की अब्जॉर्प्शन तो अफेक्ट होती है, लेकिन ट्रिप्टोफैन स्पेसिफिक जो है ये आपका रहता है, ट्रिप्टोफैन की अब्जॉर्प्शन जो है वो मोस्टली अफेक्ट होती है हार्टनप्स डिजीज़ में। सो अभी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हाइपर एमोनेमिया। ठीक है, हाइपर एमोनेमिया क्या कंडीशन है? अगर हम नाम से देखेंगे तो हाइपर मीन्स इंक्रीज होना, बढ़ना, ठीक है, अमोनिया मीन्स अमोनिया, ठीक है, NH3, ठीक है, अमोनिया का लेवल ब्लड में, ठीक है, अगर ब्लड में अमोनिया का लेवल इंक्रीज हो रहा है सो दैट विल बी टर्म्ड एज हाइपर एमोनेमिया। ठीक है, ये डिजीज़ जो है वो आपकी जेनेटिक भी हो सकती है या फिर एक्वायर्ड भी हो सकती है। ठीक है, एक्वायर्ड आपका हेपेटाइटिस अल्कोहलिज्म के थ्रू हो सकती है। ठीक है, इसमें हाइपर अमोनेमिया में बेसिकली यूरिया साइकिल का ये मेटाबॉलिक डिफेक्ट आपका रहता है। दो डिफेक्ट इसमें आपको देखने को मिलेंगे, एक आपका रहता है हाइपर एमोनेमिया टाइप 1। टाइप 1 में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व रहता है? तो इसमें आपका कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज 1, ठीक है, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेज 1 एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है हाइपर अमोनेमिया टाइप 1 में। यहीं पे अगर हाइपर अमोनेमिया टाइप 2 की बात मैं करूं, ठीक है, टाइप 2 की, सो टाइप 2 में जो है वो आपका एंजाइम इन्वॉल्व होता है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामोइलेज एंजाइम हाइपर अमोनेमिया टाइप 2 में इन्वॉल्व रहता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरवेलिनेमिया। हाइपरवेलिनेमिया क्या कंडीशन है? तो ये एक बेसिकली इनबॉर्न एरर रहता है, इट इज़ एन इनबॉर्न एरर जिसमें वेलिन अमाइनो एसिड जो है, वेलिन अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, कहाँ पे? प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो वेलिन अमाइनो एसिड की इंक्रीज हो जाती है। एंड इसमें आपके कुछ अदर अमाइनो एसिड जैसे कि ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन हो गए, इनकी कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ये जो है वो इनके लेवल्स जो हैं वो प्लाज्मा में नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, मींस ये पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो आपकी वेलिन अमाइनो एसिड स्पेसिफिक रहती है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एल कैप्टोन यूरिया। एल कैप्टोन यूरिया क्या है? सो इसको आप ब्लैक यूरिन डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, एल कैप्टोन यूरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक यूरिन डिजीज़। इस पर्टिकुलर डिजीज़ में आपका एक एंजाइम जो है, जो कि टायरोसिन किस में रहता है, ये
टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में एक आपका एंजाइम इन्वॉल्व रहता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? सो द एंजाइम इज होमोजेंटीसेट। ठीक है, एंजाइम इज होमोजेंटीसेट ऑक्सीडेज। ठीक है, होमोजेंटीसेट ऑक्सीडेज एंजाइम के डिफेक्ट में डिफेक्ट होने की वजह से एल्केप्टोन यूरिया जो है वो होता है। इसमें बेसिकली क्या रहता है, होमोजेंटीसेट जो है वो आपका एक्यूमुलेट हो जाता है टिश्यूज़ में। ठीक है, टिश्यूज़ एंड ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है एंड एक्सक्रीट होता है यूरिन में बेसिकली। सो कुछ टाइम अगर होमोजेंटीसेट अगर उसको कुछ टाइम के लिए स्टैंड रखेंगे, सो ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? कीनोन्स में। ठीक है, इसके जो भी रिस्पेक्टिव कीनोन्स हैं उनमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो कि पॉलीमराइज होने के बाद में ब्लैक या फिर ब्राउन कलर देते हैं। ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है, एल्केप्टोन यूरिया। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हार्ट नर्व डिजीज, जो कि ट्रिप्टोफैन कैटाबोलिज्म में डिसऑर्डर की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटेरियम 90 इन द फॉर्म ऑफ कोलोइडल सस्पेंशंस ऑफ यूटेरियम सिलिकेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। सो यूटेरियम 90 जो है किस केस में, किस फॉर्म में? कोलोइडल सस्पेंशन ऑफ यूटेरियम सिलिकेट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कार्सिनोमा। सो इसमें आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहीं पे अगर मैं बात करूं पॉलीसाइथेमिया की, सो पॉलीसाइथेमिया क्या है? इट इज़ इंक्रीज्ड आरबीसी इन ब्लड। अगर ब्लड में आरबीसीज के लेवल्स जो हैं वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं, सो उस केस में कंडीशन अराइज होती है, दैट इज़ पॉलीसाइथेमिया। एंड अगर हम कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट की प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, सो वो भी टॉक्सिक होती है एंड उसकी वजह से भी आपकी कंडीशन पॉलीसाइथेमिया अराइज होती है। देन बात करूं थायरोटॉक्सिकोसिस की, तो थायरोटॉक्सिकोसिस क्या है? इट इज़ बेसिकली हाइपरथायरॉयडिज्म। ये क्या है आपका? हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म को ही थायरोटॉक्सिकोसिस कहा जाता है। इसमें आपकी थायराइड हार्मोन्स जो रहते हैं, थायराइड हार्मोन्स, इनकी ओवर प्रोडक्शन होती है। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद हाइपरथायरॉयडिज्म। बेसिकली इसमें दो आपके थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4 ये दोनों आपके इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, सो इसको डायग्नोस भी ऐसे किया जा सकता है, सिंपल T3 एंड T4 के लेवल्स को एस्टिमेट करके दोनों ही इस पर्टिकुलर कंडीशन में एलिवेटेड रहते हैं। सो इसमें हम चेक कर सकते हैं कि ये पर्सन इज़ हैविंग थायरोटॉक्सिकोसिस और नॉट। देन बात करूं अर्थराइटिस कंडीशंस इन जॉइंट्स की, तो अर्थराइटिस कंडीशन में आपका रियूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो मोस्ट कॉमन कंडीशन है। ठीक है, सो इसमें आपका बेसिकली एक रियूमेटॉइड, ठीक है, रियूमेटॉइड फैक्टर रहता है। ठीक है, रियूमेटॉइड फैक्टर एलिवेट हो जाता है, ये भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से रियूमेटॉइड अर्थराइटिस कंडीशन जो है वो अराइज होती है। इसमें एक कंडीशन आपकी रहती है गाउटी अर्थराइटिस। गाउटी अर्थराइटिस क्या है? सो इसमें आपके जो सोडियम यूरेट है, सोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो आपके डिपॉजिट होते हैं जॉइंट्स में, जिसकी वजह से गाउटी अर्थराइटिस कोज होता है। सो ये है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिसाइड लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968। ठीक है, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 है, इसमें लिस्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड दी गई है, बहुत एक लंबी सी लिस्ट है, उसमें से कौन सा इंसेक्टिसाइड जो है वो उस लिस्ट में नहीं आता है। ठीक है, सो इसमें मिथाइल ब्रोमाइड आपका इंसेक्टिसाइड रहता है, कॉपर सल्फेट एंड बेंजीन हेक्साक्लोराइड, लेकिन डाईइथाइल बारबीच्यूरिक एसिड जो है इट इज़ नॉट एन इंसेक्टिसाइड। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। सो इसमें बात करते हैं हम इंसेक्टिसाइड एक्ट के बारे में। सो इंसेक्टिसाइड एक्ट जो है वो किस के रिगार्डिंग है? ठीक है, सो इंसेक्टिसाइड जो है वो आपका इंसेक्टिसाइड्स के रिगार्डिंग है, जिसमें कि इंसेक्टिसाइड्स के यूज़, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट के अलावा इंसेक्टिसाइड्स की सेल है, मैन्युफैक्चरिंग है या इंपोर्ट है। ठीक है, इन सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए
पर्टिकुलरली इंसेक्टिसाइड्स के लिए ये जो भी एक्टिविटीज़ हैं इनको रेगुलेट करने के लिए जो है वो इंसेक्टिसाइड्स एक्ट जो है वो बनाया गया था, ताकि ह्यूमन बींग्स में इसके रिस्क को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, किस में? ह्यूमन बींग्स में रिस्क को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, इसमें काफ़ी लंबी लिस्ट दी गई है। ठीक है, उसमें से कुछ हम कंपाउंड्स और देख लेते हैं, इसके अलावा मिथाइल ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड के अलावा। ठीक है, आप सिंपल गूगल पे सर्च करेंगे इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, तो आपको पूरी PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका एक्राइलोनाइट्राइल आ जाएगा। ठीक है, एक्राइलोनाइट्राइल ये भी आपका इंसेक्टिसाइड है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड आ जाएगा, एल्युमिनियम फॉस्फाइड इसमें रहता है। देन वेरियम कार्बोनेट, ठीक है, वेरियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके अलावा बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसमें रहेगा। मेन नाम है यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। कैल्शियम आर्सेनेट इसमें रहता है, कैल्शियम आर्सेनेट। कैल्शियम साइनाइड इसमें रहेगा। ठीक है, देन कैल्शियम डाइसल्फाइड। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड इसमें रहता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें रहेगा। इसके अलावा कॉपर आर्सेनेट इसमें रहता है। ठीक है, कॉपर आर्सेनेट। इसके अलावा कॉपर साइनाइड, कॉपर सल्फेट। ठीक है, जो यहाँ पे भी दिया गया था। देन कॉपर नेप्थनेट। ठीक है, कॉपर नेप्थनेट। ठीक है, ये इसमें रहता है। इसके अलावा आपका इथाइलिन डाइब्रोमाइड रहेगा, इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड। ठीक है, ये इसमें रहता है। इथाइल मर्करी क्लोराइड। ठीक है, इथाइल मर्करी क्लोराइड भी इसमें आपका रहेगा। इसके अलावा हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड इसमें रहता है। देन हाइड्रोजन साइनाइड के बाद में निकोटिन सल्फेट। ठीक है, निकोटिन सल्फेट इसमें रहता है। देन पेंटाक्लोरोफिनॉल, पेंटाक्लोरोफिनॉल। देन फॉस्ड्रिन इसमें रहेगा। ठीक है, फॉस्ड्रिन। देन सोडियम साइनाइड। ठीक है, सोडियम साइनाइड। देन एक स्ट्रिक्निन आपने देखा होगा फार्माकोनोसी में भी, नेक्स्ट भूमिका में, तो स्ट्रिक्निन भी इसमें आपका एज एन इंसेक्टिसाइड रहता है। देन ट्राइक्लोरफॉन। ठीक है, ट्राइक्लोरफॉन। ठीक है, ये इसमें आपका एक रहता है। देन वारफ्रिन भी इसमें रहता है। ठीक है, वारफ्रिन। देन जिंक फॉस्फाइड। ठीक है, सो ये डिफरेंट आपके इंसेक्टिसाइड्स हैं। इसके अलावा भी और काफ़ी सारे इंसेक्टिसाइड्स हैं, जो जनरल नेम थे वो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लिए। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फॉलिक एसिड कैन लीड टू। सो फॉलिक एसिड का अगर इनएडिक्वेटली मीन्स डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर बेसिकली फॉलिक एसिड की, सो उस केस में मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कंडीशन जो है वो अराइज होगी। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो इसके अलावा अगर मैं सिकल सेल एनीमिया की बात करूं, तो सिकल सेल एनीमिया बेसिकली एक जेनेटिक डिजीज़ है। इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज़ जिसमें आपके अरिथ्रोसाइट्स जो हैं, अरिथ्रोसाइट्स की जो शेप है वो आपकी इर्रेगुलर हो जाती है सिकल की तरह। ठीक है, सिकल शेप इसमें आपकी रहती है। ठीक है, अगर इसमें मैं स्पेसिफिकली इस कंडीशन को की बात करूं सिकल सेल एनीमिया की, सो ये आपकी बेसिकली हेमोग्लोबिन में डिफेक्ट की वजह से आती है। ठीक है, आपका हेमोग्लोबिन रहता है, उसमें बीटा चेन होती है, हेमोग्लोबिन में बीटा चेन रहती है। सो बीटा चेन में एक सिंगल अमाइनो एसिड को, ठीक है, अगर सिंगल अमाइनो एसिड को चेंज कर दिया जाए वहाँ से, तो उस केस में आपकी कंडीशन अराइज होती है सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे भी अगर मैं स्पेसिफिकली बीटा सेल में बात करूँ, सो अगर बीटा सेल में
आपकी 6th पोजीशन रहेगी। 6th पोजीशन पे आपका ग्लूटामेट अमाइनो एसिड रहता है। कौन सा? ग्लूटामेट अमाइनो एसिड। अगर इस ग्लूटामेट अमाइनो एसिड को वेलिन के साथ अगर रिप्लेस कर दिया जाए, सो दैट कंडीशन विल अराइज सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, अगर डिफ़िकल्टी लेवल किसी पेपर का हाई रहता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो हैं वो बनते हैं। देन बात करूं ए प्लास्टिक अनीमिया की, तो ए प्लास्टिक अनीमिया वैसे तो एक रेयर डिजीज़ है, बट काफ़ी सीरियस कंडीशन जो है वो ये रहती है। ठीक है, बेसिकली ये एक ब्लड की कंडीशन है, वेरी सीरियस ब्लड कंडीशन, जिसमें जो हमारा बॉडी का बोन मैरो जो रहता है, बोन मैरो न्यू ब्लड सेल्स जो है, न्यू ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन जो है वो नहीं कर पाता है हमारी बॉडी को नॉर्मली रन करवाने के लिए। ठीक है, तो उस केस में कंडीशन राइज होती है ए प्लास्टिक अनीमिया। यहीं पे अगर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की बात करूं, तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में बेसिकली आपकी आयरन की अब्जॉर्प्शन जो है वो 2 to 10 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है देन नॉर्मल। सो इसके बेसिकली कॉजेज़ क्या रहते हैं कि इनएडिक्वेट अब्जॉर्प्शन हो रही है हमारी बॉडी में आयरन की। ठीक है, या फिर क्रॉनिक ब्लड लॉस हो रहा है, या फिर रिपीटेड प्रेगनेंसीज एंड हुकवर्म इन्फेक्शन। तो ये डिफरेंट कंडीशंस जो है इनकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो है वो हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेमिडेज डेफिशिएंसी कैन कॉज। तो सेरेमिडेज जो है वो एक आपका एंजाइम रहता है, इसकी डेफिशिएंसी से या फिर इसमें अगर डिफेक्ट आ जाता है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में कौन सा डिजीज़ कोज होता है। बेसिकली ये एक लिपिड स्टोरेज डिजीज़ है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका जो डिजीज़ कोज होगा दैट इज़ फारवर्स डिजीज़। कौन सा डिजीज़ है? इट इज़ फारवर्स डिजीज़। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो फारवर्स डिजीज़ जो है इसमें मेजर स्टोरेज कंपाउंड हम देख लेते हैं। मेजर स्टोरेज कंपाउंड कौन सा होता है? इट इज़ सेरामाइड। ठीक है, सेरामाइड इसमें मेजर स्टोरेज कंपाउंड होता है। इसमें कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं? तो इसमें पेनफुल एंड डिफॉर्म्ड जॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, जॉइंट्स जो हैं वो आपके पेनफुल होंगे या डिफॉर्म्ड जॉइंट्स जो हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे। अब गिवन ऑप्शंस में अदर डिजीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो एक आता है आपका फेब्री डिजीज़। ठीक है, फेब्री डिजीज़ किस एंजाइम की डेफिशिएंसी या डिफेक्ट की वजह से होता है? सो इट इज़ ड्यू टू अल्फ़ा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है। इसमें मेजर स्टोरेज कंपाउंड कौन सा रहता है फेब्री डिजीज़ में? सो इट इज़ सेरामाइड ट्राईहेक्सोसाइड। ठीक है, सेरामाइड ट्राईहेक्सोसाइड जो है वो इसमें मेजर स्टोरेज कंपाउंड रहता है। इसमें सिम्टम्स देख लें तो इसमें आपका रीनल फेलियर एक रहेगा, स्किन रैशेज इसमें आपको देखने को मिलेंगे, देन पेन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो है लोअर पार्ट्स हैं वहाँ पे पेन जो है वो फील होगी। देन बात करें क्रेवेज डिजीज़ की, तो क्रेवेज डिजीज़ में आपका जो एंजाइम डिफेक्ट होता है वो आपका रहता है बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, फेब्रिज डिजीज़ में आपका अल्फ़ा गैलेक्टोसिडेज रहता है, जबकि क्रेवेज डिजीज़ में आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज रहता है। ठीक है, इसमें हम स्टोरेज कंपाउंड देख लेते हैं। मेजर स्टोरेज कंपाउंड कौन सा होता है? तो इट इज़ गैलेक्टो, ये आपका रहता है गैलेक्टो सेरेब्रोसाइड्स। ठीक है, गैलेक्टो सेरेब्रोसाइड्स जो हैं वो इसमें मेजर स्टोरेज कंपाउंड्स रहते हैं। इसमें आपकी माइलिन फॉर्मेशन जो है वो नहीं होती है। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं दीज आर द सिम्टम्स। माइलिन फॉर्मेशन, अब्सेंस ऑफ माइलिन फॉर्मेशन, लीवर एंड स्प्लिन। ठीक है, लीवर एंड स्प्लिन की एनलार्जमेंट हो जाती है। ठीक है, लीवर एंड स्प्लिन की एनलार्जमेंट हो जाती है, एंड मेंटल रिटार्डेशन, कंडीशन जो है वो इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा एक कंडीशन आपकी रहेगी गाउचर्स डिजीज़। ठीक है, एक ऑप्शन है आपका गाउचर्स डिजीज़। इसमें आपका बीटा ग्लूकोसिडेज, ठीक है, इसमें आपका बीटा ग्लूकोसिडेज एंजाइम में डिफेक्ट की वजह से ये होता है।
क्रेविस डिजीज़ में हमने बीटा गैलेक्टोसिडेज देखा था, यहाँ पे बीटा ग्लूकोसिडेज है, ठीक है। एंड इसमें आपका पर्टिकुलर जो मेजर स्टोरेज कंपाउंड होता है दैट इज़ ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स, ठीक है। ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स आर द मेजर स्टोरेज कंपाउंड। इसमें भी आपके सिम्टम्स सिमिलर देखने को मिलते हैं। लीवर एंड स्प्लेन एनलार्जमेंट होती है, लीवर एंड स्प्लेन की। ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। देन मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस जो हम वो इसमें गाउचर्स डिजीज़ में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एंड अभी हम मूव करते हैं हम आज की क्लासिफिकेशन के ऊपर। सो आज की जो क्लासिफिकेशन है वो एंटी डायबिटिक ड्रग्स, बेसिकली इसमें इंसुलिन पार्ट जो है वो कवर किया है कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स की आपकी इंसुलिन्स रहती हैं, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स की आपकी इंसुलिन रहती हैं, रैपिड एक्टिंग होती हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की आपकी इंसुलिन रहती हैं। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैपिड एक्टिंग या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंटरमीडिएट एक्टिंग। तो इनके बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो रैपिड एक्टिंग में आपकी आती है इंसुलिन लिस्प्रो, दूसरी आती है इंसुलिन एस्पार्ट, तीसरी आती है इंसुलिन ग्लूलिसाइन, ठीक है। ये 3 डिफरेंट आपकी कौन सी हैं, दीज आर द रैपिड एक्टिंग। देन आती है आपकी शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में कौन सी आती है, सो शॉर्ट एक्टिंग में आपकी रेगुलर इंसुलिन आ जाएगी एंड प्रॉम्प्ट इंसुलिन, जिंक सस्पेंशन और सेमीलेंटे, ठीक है। सेमीलेंटे यहाँ पे आपको नाम याद रखना है। सो इट इज़ शॉर्ट एक्टिंग। देन आती है आपकी इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। सो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में आपकी लेंटे दैट इज इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, ठीक है। तो ये आपकी रहती है इंटरमीडिएट एक्टिंग। देन आती है आपकी न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगिडोर NPH या फिर आइसोफेन इंसुलिन, ये भी आपकी इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में आती है। एंड इस पर्टिकुलर NPH जो है ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है। देन नेक्स्ट आपकी लास्ट क्लास इसमें रहती है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में आपको इम्पॉर्टेंट नाम प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन याद रखना है, दूसरा एक्सटेंडेड इंसुलिन जिंक सस्पेंशन और अल्ट्रालेंटे, ठीक है। अल्ट्रालेंटे इट इज़ लॉन्ग एक्टिंग। एंड दूसरी आपकी आती है इंसुलिन ग्लार्जिन, ठीक है। इंसुलिन ग्लार्जिन इज ऑल्सो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो ये आपकी डिफरेंट क्लासेस रहती हैं इंसुलिन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सो यहाँ पे आज के हमारे 10 MCQ क्वेश्चंस प्लस 1 फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।